कमेंट करके बता देंगे। चलिए, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये बैच आपकी आयोजित की जा रही है और सबका टीटी क्लियर हो गया? अभी कौन कौन दिए हैं? सभी दिए होंगे। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था? प्रश्न बहुत सामान्य स्तर के थे, है ना? बहुत कठिन नहीं थे, लेकिन बाकी बार की तुलना में देखा जाए तो इस बार कूट वाले प्रश्न कूट डाले हैं लोगों को, है ना? खूब कुटाई हुई है कूट के चक्कर में। अच्छा था पेपर, है ना? और आशा करते हैं कि आप सभी जिनका नहीं निकला था इस बार निकल जाए, क्योंकि आने वाले समय में भर्ती परीक्षा बहुत बड़ी होने वाली है। बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है और ये मान करके चलिए कि अगर थोड़ा-सा भी मेहनत हम अपनी तरफ से करते हैं, थोड़ा-सा एफर्ट अपनी तरफ से अगर हम लगा पाते हैं, तो ये भर्ती परीक्षा कहीं न कहीं हमारे करियर को सेट करने वाला एक एग्ज़ाम बन सकता है, ठीक है? तो ये जो भर्ती परीक्षा आगे आने वाली है, इसी से संबंधित ये बैच जो है आपके लिए लेकर के आया गया है। तो कभी भी आप पढ़ने बैठें, तो सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ें जो है ना, ये आपके हाथ में होनी चाहिए। पहली चीज़, हमेशा मैं बोलता हूँ इसको, आप लोग शायद सुने भी होंगे। पहली चीज़ जो आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, वो रखनी चाहिए परीक्षा का सिलेबस। पाठ्यक्रम जो है ये हमारे हाथ में होना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिलेबस हमको बताता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है? नहीं तो क्या होता है कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम बस हिंदी है सर सिलेबस में, तो हिंदी बिना सोचे समझे एक किताब उठाए और रटना चालू कर देते हैं। इस चीज़ से बचना है हमको, ठीक है? कारण ये है क्योंकि एक लिमिटेड जगह है जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? और वो जो लिमिटेड जगह है वो आपका लिखा होता है किसमें? सिलेबस में। तो सिलेबस आपको बताता है कि क्या पढ़ना है। और दूसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, वो होना चाहिए पुराने प्रश्न पत्र। पुराने प्रश्न पत्र। अगर सिलेबस ये बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो पुराने प्रश्न पत्र आपको बताते हैं कितना पढ़ना है, कितनी गहराई तक जाकर के हमको चीज़ों को समझना है। जैसे इस बार का यदि टीईटी का ही देख लो पेपर, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एकदम सतही तौर पर पढ़ा था, एकदम सतही तौर पर पढ़ कर के गए थे। और सतही तौर पर पढ़ने का दुष्परिणाम ये हुआ कि ऐसे प्रश्न जो थोड़ी-सी भी गहराई में जाकर के जहाँ पूछा गया है, वो क्वेश्चन उनसे अटेम्प्ट नहीं हुआ। कन्फ्यूजन की स्थिति रही, 2-2 ऑप्शन में लोग बहुत कन्फ्यूज़ हुए हैं। आपने भी टीईटी का पेपर दिया होगा तो आपने अनुभव किया होगा इसको, है ना? 2-2 ऑप्शन में फँसाने वाला काम खूब किया गया है। और ये मान करके चलो कि यही प्रवृत्ति जो होती है, ये व्यापम की होती है। व्यापम आपको कभी भी खुली छूट नहीं देता है कि आप एक ऑप्शन काटो, बाकी 3 जो है वो अपने आप कट जाएँगे। एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा वैसा, एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा वैसा। लेकिन अधिकांश प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे, जिसमें आप 2-2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ होंगे ही, होता है ऐसा, ठीक है? और ये जो टेंडेंसी है, ये कहीं न कहीं विद्यार्थियों को बड़े भूल-भुलैया में डाल देती है कई बार। तो इस चीज़ से यदि बचना है, तो ये 2 चीज़ों का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो सिलेबस, सिलेबस आपके पास में होगा तो आपको क्या पढ़ना है, ये आपको स्पष्टतः सामने दिखते रहेगा। और दूसरी चीज़, कितना पढ़ना है, कितनी गहराई तक किसी टॉपिक को समझना है, ये आपको बताने की क्षमता कौन रखते हैं? पुराने प्रश्न पत्र। पुराने प्रश्न पत्र के आधार पर ही आप अपनी रणनीति बनाते हैं। तो आपके रणनीति के निर्माण में पुराने प्रश्न पत्रों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है? चलिए, तो ये 2 चीज़ें आप अरेंज कीजिएगा, सिलेबस भी और ओल्ड पेपर भी। कर लेंगे? मिल जाएगा, टीईटी का पेपर तो एटलीस्ट मिल ही सकता है पुराना, व्यापम की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है? चलिए, अब यदि मैं बात करूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होना है, ये एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 अलग-अलग स्तरों पर होनी है। एक तो लेक्चरर का पद है, जिसको आप वर्ग 1 के शिक्षक कहते हैं। दूसरा होता है शिक्षक का पद, जो कि वर्ग 2 के शिक्षक कहलाते हैं। और वर्ग 3 के शिक्षक जिनको सहायक शिक्षक कहा जाता है।
इस बैच के अंतर्गत हम लोग सहायक शिक्षक और शिक्षक यानी वर्ग 2 और वर्ग 3 इन दोनों वर्गों की तैयारी कराने वाले हैं। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी इन बैचों को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बिल्कुल इस बैच से जुड़िए। ठीक। अब यदि मैं बात करूं दोनों स्तरों की, यानी सहायक शिक्षक और शिक्षक की, तो दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। पहली बात तो इनकी पात्रता में अंतर है ना। बीएड वाले जितने अभ्यर्थी हैं, आप सभी वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हैं, और डीएड डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो वर्ग 3 के लिए पात्र हैं। दोनों का टीईटी क्लियर होना चाहिए भाई, याद रखना। ठीक है, बिना टीईटी के आप नहीं बैठ सकते। दोनों में से कोई भी टीईटी क्लियर होना चाहिए, चाहे सीजीटीईटी हो या सीटीईटी हो, ये क्लियर होना चाहिए आपका। सबका क्लियर है क्या? क्लियर है ना? ठीक। चलिए, यदि हम बात करें वर्ग 2 के शिक्षक की, यानी इसको बोला गया शिक्षक पद हेतु सिलेबस। शिक्षक पद हेतु जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सिलेबस का, ये 7 अलग अलग भागों में आपको देखने को मिलता है। 7 अलग अलग भाग हैं जिसमें आपका सिलेबस बटा हुआ है। सबसे पहले भाग में सीडीपी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, 30 अंक का सिलेबस है, आपको पता होगा। इसके बाद हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा 25 अंक की है। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश भाषा भी 25 अंक की है ना। तो 25 25 कितना हो गया? 50। 50 और 30 80, 80 मार्क्स हो गए। इसके बाद शिक्षक पद हेतु सिलेबस में आपको मिलेगा गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान ये दोनों मिलाकर के है 30 अंक का। दोनों मिलाकर कितने अंक के? 30 अंक के। कितने हो गए? 110। ठीक। इसके बाद सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन आपको देखने को मिलेगा 20 अंक का। फिर है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका 10 अंक का। और सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, ये आपको देखने को मिलेगा 10 अंक का। तो कुल 150 अंक का प्रश्न पत्र आपका होने वाला है। 150 अंक का। टीईटी से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह इसमें अलग से ऐड किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर है, सामान्य ज्ञान 10 अंक का है, ये अलग से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये शिक्षक पद हेतु यानी वर्ग 2 का जो वैकेंसी आने वाला है उसके सिलेबस का लेखा जोखा है। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे इस प्रकार से किया गया है। सीडीपी 30 अंक का है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और बाकी के जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है। अब यदि हम बात करें वर्ग 3 के शिक्षक की, यानी जिसको आपने नाम दिया है, क्या नाम दिए हो? सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक, तो सहायक शिक्षक का भी जो सिलेबस है ये बटा हुआ है 7 भागों में। सेम वही 7 भाग हैं, बस वहां पर थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि आपको पर्यावरण अध्ययन जो है ये 20 अंक का पढ़ना होता है। ठीक है, यानी वहां भी आप देखोगे तो सीडीपी मिलेगा आपको 30 अंक का। इसके अलावा हिंदी 25, इंग्लिश 25 अंक के, हिंदी इंग्लिश 25 अंक के हो गए। इसके बाद आपको पढ़ना होता है गणित। गणित और विज्ञान नहीं, केवल गणित है आपका 30 अंक का। गणित आपका 30 अंक का है। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन है आपका लगभग 20 अंक का। फिर 10 नंबर का कंप्यूटर है और 10 अंक का सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान आपका 10 अंक का। तो कुल 150 अंक का सिलेबस आपको सहायक शिक्षक में भी देखने को मिलता है। 150 अंक के प्रश्न पत्र दोनों में होने वाले हैं, शिक्षक में भी और
सहायक शिक्षक में भी। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स का लेखा जोखा है, ऐसे मार्क्स जो है ये बटे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये चीजें दिमाग में एकदम क्लियरली बैठी होनी चाहिए। ठीक है, कि किस भाग से कितने प्रश्न आने हैं, कितने नंबर का वेटेज यहाँ पर इस फलाना सब्जेक्ट का होने वाला है, क्योंकि इसी के हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाते हैं। ठीक है, तो ये एकदम दिमाग में क्लियरली बैठा होना चाहिए। अब यदि हम बात करें हिंदी के सिलेबस की, क्योंकि आगे जाकर के मैं आपको हिंदी भाषा पढ़ाने वाला हूं, तो हिंदी का जो सिलेबस है ये मैं आपको दो अलग अलग स्तरों पर समझाऊंगा। एक तो हम देखेंगे सहायक शिक्षक के स्तर पर, और दूसरा हम इसको देखेंगे शिक्षक के स्तर पर। शिक्षक के स्तर पर हम देखेंगे सहायक शिक्षक और शिक्षक के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, लगभग सिलेबस 90% समान है। अंतर है, दो दो जगह पर अंतर मिलेगा आपको। एक तो नए नए टॉपिक कुछ कुछ आपको शिक्षक में मिलेंगे जो सहायक शिक्षक में नहीं है। कुछ कुछ टॉपिक है जैसे काल हो गया, या विराम चिन्ह हो गया, है ना, पदबंध हो गया, वो सब टॉपिक जो है, या भाषा सॉरी शब्द शक्ति हो गया, वो आपको शिक्षक में मिलेगा लेकिन सहायक शिक्षक में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा इसका जो अंतर है ना वो है प्रश्नों के लेवल में। प्रश्नों का जो स्तर होता है उसमें आपको थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा। कहां पर दिखेगा सर? सहायक शिक्षक में प्रश्नों का स्तर जो होता है वो थोड़ा सा सामान्य होता है। कहने का मतलब, कुछ अगर हम 25 प्रश्नों की बात करें तो 25 प्रश्नों में ये मान करके चलिए कि लगभग 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो एकदम सतही स्तर के पूछे जाते हैं, बहुत सामान्य स्तर के। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है ना वहां पर थोड़ी सी कठिनाई आपको मिलेगी, और यही चीज बदल जाती है कहां? शिक्षक वाले भाग में। शिक्षक में लगभग 10 प्रश्न आपको थोड़े से सरल पूछे जाएंगे, लेकिन बाकी के 15 प्रश्न जो होंगे वो बहुत अच्छे स्तर के होते हैं। तो अपने को दोनों को साथ में लेकर के तैयार करना है, सहायक शिक्षक को भी और शिक्षक को भी, क्योंकि लगभग कॉमन सिलेबस है। तो दोनों को, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं तो थोड़ी सी गहराई तक ही पढ़ाऊं, चाहे आप शिक्षक की तैयारी करो या सहायक शिक्षक की। मैं चाहता हूं कि तैयारी जो है वो थोड़ी सी गहराई में जाकर के हो। थोड़ी सी गहराई में जाकर के तैयार करेंगे तो चीजें, जो सतही प्रश्न है वो आसानी से आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको थोड़ी सी गहराई तक लेकर के जाऊं और वहां से प्रश्नों को सॉल्व करने की हम कोशिश करें। कैसा पैटर्न आता है, किस सेक्शन से कैसे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जैसे मेरी आदत है, आपने शायद मैराथन वगैरह देखी होगी, तो उसमें मैं बताते चलता हूँ कि इसमें से इस टाइप का पैटर्न बनता है भाई, इसमें से इस टाइप का पैटर्न बनता है। तो ये जो पैटर्न है ना, इसको मैं आपको साथ में अपडेट कराता हुआ चलूंगा। पैटर्न की बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, यदि व्यापम ले रहा है तो व्यापम में 2019 के बाद से प्रश्नों को देने के तरीके में ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा, बहुत अंतर मिलेगा। 2019 के पहले का प्रश्न पत्र आप देखिएगा और 19 के बाद का प्रश्न पत्र आप देखिएगा, आपको अंतर देखने को जरूर मिलेगा। 19 के पहले के जो प्रश्न पत्र रहते थे वो अधिकांशतः आपको देखने को मिलेगा वन लाइनर फैक्ट के रूप में। इस बार आपने टीईटी दिया है तो थोड़ा सा उस चीज में नीम का स्वाद भी आया होगा, है कि नहीं। परिभाषा तक जाकर के आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे लिंग से एक बढ़िया क्वेश्चन आया था, आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वो कॉन्सेप्चुअलाइज करके आपको क्वेश्चन किया गया है। तो प्रश्न जो है वो एकदम सतही तौर पर देने से अब व्यापम भी बच रहा है। वो ऐसे अभ्यर्थियों की तलाश में है जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज हो, अच्छा खासा नॉलेज हो, और ये आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप सिलेबस को और प्रश्नों के स्तर को गहराई से समझे होंगे, कि कहां से कैसा क्वेश्चन आता है, कहां से एमसीक्यू पैटर्न बन सकता है, कहां से मैच द फॉलोइंग बन सकता है। ये सारी चीजें आप साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो सहायक शिक्षक और शिक्षक, इन दोनों का हिंदी का जो सिलेबस है वो मैं कहूंगा कि 95% जो है वो समान है। आपको कुछ कुछ टॉपिक शिक्षक में अतिरिक्त रूप से देखने को मिलेंगे, जबकि वो टॉपिक सहायक शिक्षक में नहीं होंगे।
अगर मैं सहायक शिक्षक के सिलेबस की बात करूं तो सहायक शिक्षक के सिलेबस में 9 अध्याय आपको दिए हुए हैं। इन 9 अध्यायों में 6 जो यूनिट हैं ये व्याकरण के हैं और 3 जो यूनिट हैं ये भाषा शिक्षण से जुड़े हुए हैं। यानी 6+3 का यहाँ पर रेशियो मेंटेन किया गया है। 6 जो है ये व्याकरणिक भाग है आपके, 6 जो है ये व्याकरण वाला भाग है और 3 जो है ये भाषा शिक्षण से संबंधित आपको सवाल पूछे जाएंगे। वहीं शिक्षक की यदि हम बात करें तो शिक्षक में 8 अध्याय हैं और इन 8 अध्यायों में 7 अध्याय व्याकरण के और 1 अध्याय जो है ये भाषा शिक्षण का है। तो ये हमको देखने को मिलता है, 7 अध्याय आपको व्याकरण के और 1 भाग जो है ये देखने को मिलेगा पेडागोजी का, हिंदी पेडागोजी का, हिंदी भाषा शिक्षण का। ठीक है। अब यदि हम सहायक शिक्षक के सिलेबस की बात करें कि हिंदी में क्या सिलेबस है, तो जैसे मैंने बताया 6 अध्याय हैं इसमें, है ना। और ये जो 6 अध्याय हैं इसमें सबसे पहला जो भाग है सहायक शिक्षक में ये आपको देखने को मिलता है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी। ठीक है, पहले अध्याय में क्या है? स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी। यानी सीधे तौर पर कहूं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। पहले अध्याय में सीधे सीधे उसके कहने का मतलब है कि यहां से आपको क्वेश्चन कहां से किया जाएगा? वर्णमाला से। क्वेश्चन कहां से आएगा? वर्णमाला से। अब वर्णमाला से क्वेश्चन आएगा सर, तो इसका मतलब क्या केवल अ से ज्ञ तक रट के चले जाना हो जाएगा क्या काम? नहीं सर, क्वेश्चन यहां पर आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वहां से आपको क्वेश्चन उठा करके देता है। जैसे अभी आपने देखा होगा उच्चारण स्थल का एक क्वेश्चन आया था, 4 वर्ण दिए थे, उनको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दे दिया था, देखा है आपने? ठीक है, दंतोष्ठ कौन है, दंत कौन है, ये एक पैटर्न होता है हमारे यहाँ। ठीक, इसके अलावा वर्णमाला से ही अलग अलग टाइप के पैटर्न आपको क्वेश्चन में देता है। ठीक है, वहां पर भले उसने लिख दिया है स्वर, व्यंजन, अक्षर और वर्तनी, लेकिन यहां से क्वेश्चन कहां से पूछेगा समझिएगा। मैं यहाँ पर केवल लिख दिया हूं वर्णमाला, लेकिन वर्णमाला से केवल वर्णों से क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछेगा जो जिस फ्लो में मैं पढ़ाऊंगा आप समझिएगा इसको। वर्णमाला, वर्णमाला के अंतर्गत, वर्णमाला के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा स्वर। ठीक है, किसके अंतर्गत पढ़ना होगा आपको? व्यंजन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा वर्णों का उच्चारण स्थल, वर्णों का उच्चारण स्थल। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण का कॉन्सेप्ट। अब इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है अघोष वर्ण और सघोष वर्ण का कॉन्सेप्ट। ठीक, क्या इतने से काम चल जाएगा सर? नहीं, इसमें थोड़ी सी गहराई में और जाएगा। स्वरों को जिन 4 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है उन 4 अलग अलग आधारों को आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा, मात्रा के आधार पर स्वर, है ना। एक तो संख्या बहुत डायरेक्ट पूछता है, मात्रा के आधार पर स्वरों का प्रकार। दूसरा आपको पूछेगा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तीसरा आपको पूछेगा मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। और मुखाकृति से एक क्वेश्चन आया था इस बार, याद है कौन सा? संवृत्त स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क्वेश्चन आया यहां से, है ना। ठीक, इसके बाद एक विभाजन हम लोग पढ़ते हैं किसके आधार पर? जिह्वा के व्यवहृत भाग के आधार पर या जिह्वा के आधार पर विभाजन। तो ये चारों विभाजन जो स्वरों का विभाजन किया गया है इन 4 आधारों पर, ये चारों हमको अच्छे से देखना है। ठीक है, दूसरा आप व्यंजनों का विभाजन पढ़ते हैं, तो व्यंजनों का विभाजन पढ़ेंगे आप सबसे पहले तो पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों को आप 8 भागों में बांटते हैं, है ना, 8 भागों में बांटते हैं, वो 8 भेद आपको पढ़ने हैं। इसके बाद अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, 2 प्रकार के प्रयत्न होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और
बाह्य प्रयत्न, प्रयत्न को दो भागों में बांटा जाता है, तो बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर आप जिन भागों में बांटते हैं व्यंजनों को, वो भी आपको पढ़ना है आगे जाकर के। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई जो है वो वर्णमाला से आपकी होनी है। ठीक है? वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, ये अंतर को हमको समझना है। क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन आता है, आपको शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? वो हम लोग सारी चीजें साथ में कवर करते हुए जाएंगे। अब वर्णमाला जैसे ही कंप्लीट होगा, आपके सिलेबस में इसी यूनिट में लिखा हुआ है लिंग वचन कारक। ठीक है? कायदे से ये यहाँ पर आना नहीं चाहिए और बहुत अस्त-व्यस्त तरीके से आपका सिलेबस यहाँ पर लिखा गया है, ये भी बता रहा हूँ। मतलब जहाँ पर उसका लॉजिक नहीं है होने का, वहाँ पर उसको डाल दिया गया है। ठीक है? तो इसी यूनिट के अंतर्गत आपका लिंग, वचन और कारक ये भी है। लिंग भी लिखा हुआ है, वचन भी लिखा हुआ है और कारक भी लिखा हुआ है। ठीक है? खैर हमको तो ये देखना है कि ये टॉपिक है कि नहीं सिलेबस में, ये देखना है। ठीक है? इसके बाद इसी में लिख दिया गया है संधि। बताओ, जबकि संधि अलग टॉपिक है। ठीक है? अब आप आगे बढ़े इस सिलेबस में, तो अगले यूनिट में आपको देखने को मिलेगा इकाई 2 में शब्द रूप और शब्द रचना। इसके अंतर्गत स्रोत के आधार पर शब्द के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये लिखा हुआ है। इसके अलावा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द। तो ये मान करके चलिए कि ये जो सिलेबस है ना? इसमें इकाई 2 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस का भाग है। सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ये, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन आना ही आना है। पर्यायवाची से शब्द आने, घोड़ा आया ना? आया ना घोड़ा? हाँ, नकारात्मक पूछा था इस बार, घोड़े का पर्यायवाची कौन नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन भी कर सकता है। ठीक है? हाँ। इसके बाद विलोम शब्द है, विलोम शब्द भी पूछता ही है। ठीक है? अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो सकता है सर। ठीक। इसके बाद इकाई 3 में है शब्द रचना। अब शब्द रचना के अंतर्गत कायदे से होना चाहिए था 4 टॉपिक। एक तो संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। यहाँ टॉपिक में लिखा है उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद। और इसमें लिखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जबकि संधि जो ऊपर लिखा था उसको नीचे आना चाहिए था, इसको ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है? खैर सिलेबस में लिखा है मतलब वहां से क्वेश्चन आएगा, ये मान के चलो। ठीक। इसके बाद है पद एवं पदभेद। पद एवं पदभेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये लिखा हुआ है। ठीक है? इसके साथ में लिखा हुआ है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह इकाई 5 में है वाक्य परिचय, वाक्य पढ़ना है इकाई 5 में। इकाई 6 में लिखा हुआ है मुहावरे, लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां और अपठित गद्यांश, ये इकाई 6 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है? इकाई 7, 8 और 9 जो है ये संबंधित है किससे? पेडागोजी से। बताया था मैंने 6 प्लस सॉरी, हाँ 6 प्लस 3 में है सहायक शिक्षक में। तो 7वां, 8वां और 9वां अध्याय जो है ये आपके पेडागोजी से संबंधित है, हिंदी भाषा शिक्षण से। अब इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है सुनिएगा, है ना? इसमें टॉपिक लिखा है इकाई 7 में बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया। ठीक है? यानी भाषा विकास के चरण आपको पढ़ने हैं। आप भाषा शिक्षण के अंतर्गत या बच्चों के विकास क्रम के अंतर्गत एक सिद्धांत पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है? जिसमें नाम आता है जीन पियाजे का। ठीक है? जीन पियाजे का नाम आता है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत में जो 4 अलग-अलग चरण उन्होंने बताए हैं, ठीक है? 4 अलग-अलग चरण बताए उन्होंने। इन चारों अलग-अलग चरणों में आप भाषाई विकास को कैसे देखते हैं? ठीक है? आप कैसे देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में भाषाई विकास को? आप कैसे देखते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में? कैसे भाषाई विकास होता है बच्चों में? ये सारी चीजें आपको आगे जाकर के देखनी है।
ठीक है, तो 4 अलग-अलग स्टेज हैं। इसके अलावा भाषाई विकास में एक नाम आएगा स्किनर का अनुकरण का सिद्धांत, है ना? 9 अलग-अलग सिद्धांत हैं। भाषा शिक्षण के 9 अलग-अलग सिद्धांत हैं। उसमें से एक सिद्धांत अनुकरण का सिद्धांत है, एक अभ्यास का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, नाम सुना होगा आपने ये सब, है ना? ये सारे सिद्धांतों को हमको समझना है। बाल केंद्रिता का सिद्धांत होता है वहां पर। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं, इनका निचोड़ क्या है सर? और यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये हमको आगे जाकर के समझना है। ठीक है, इसके बाद बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा हो, वो जब स्कूल में एडमिशन लेता है, तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और स्कूल में डाल दिए। नहीं, बच्चा जो है वो कुछ साल तक अपने आसपास परिवेश में रह चुका होता है कि नहीं? अपने आसपास परिवेश में रह चुका होता है, अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ रह चुका होता है। वो रिश्ते नातों को समझने लगता है, वो लोगों को समझने लगता है, वस्तुओं के नाम जानने लगता है। तो बच्चा क्या सीख कर आता है, यहां से क्वेश्चन ऐसे ही आता है। वो आगे जाकर के आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो क्या क्या सीख कर आते हैं, ये हमको देखना है। इसके बाद बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, तो वो जो 9 सिद्धांत है, अपने को इसी में पढ़ना है। फिर है स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण। ठीक है, यानी बच्चे जिस प्रोसेस से भाषा को सीखते हैं, उस प्रोसेस में क्या क्या गुण होते हैं, ये हमको देखना है। ये जानना बहुत जरूरी भी है। ये जानना बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है सर? क्योंकि आप एक शिक्षक होने के नाते 2 तरीकों से बच्चों को हेल्प करते हैं। एक, उनको प्रोत्साहित करके, और दूसरा उनकी समस्याओं का समाधान करके। ठीक है, 2 तरीकों से शिक्षक जो है ये योगदान करता है बच्चे के भविष्य के निर्माण में। एक तो करता है वो कि बच्चा यदि कोई गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो उसको सुधारे, ये शिक्षक का दायित्व बनता है। और दूसरी चीज कि जब आप एक शिक्षक हैं, तो आपका ही ये दायित्व बनता है कि आप बच्चे को प्रोत्साहित करें चीजों के लिए, उनकी त्रुटियों का निराकरण कीजिए। बहुत बार ऐसी त्रुटियां होती हैं जो कि बच्चे के द्वारा क्लास में सुधारी जा सकती हैं। अभ्यास के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है, बशर्ते उसको एक एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराया जाए। तो वो एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराने का काम भी एक शिक्षक का ही होता है। ठीक है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप कैसे बच्चों के भाषाई विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, यही है स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण। ठीक है, और इसमें आप कैसे योगदान कर सकते हो, ये फिर आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, अगला है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। इकाई 8 में जब आप पहुंचेंगे, तो इकाई 8 में लिखा है बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उसका विकास। ठीक है, यानी बच्चों में जो भाषाई क्षमता है, वो कैसे डेवलप होती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि बच्चों में जो भाषा का विकास है, वो प्रारंभ होता है क्रंदन से। पढ़े हो ना? भाषाई विकास जो है वो प्रारंभ होता है कहां से? क्रंदन, क्रंदन से। अब ये क्रंदन जो है, इसका स्वरूप धीरे धीरे करके बदलते रहता है। बदलता है, नखरा वाला भी रोते हैं बच्चे लोग, देखे होंगे, है ना? कुछ समय के बाद बिना आंसू वाला भी रोना चालू कर देते हैं। कुछ लोग तो इतना रोते हैं, मतलब बहुत आंसू आता है। और कुछ समय के बाद नखरा वाला जब रोते हैं, तो आंसू आना बंद हो जाता है। उसको देख के समझ आ जाता है नखरा मार रहा है करके। होता है बच्चों के साथ। ठीक है, बच्चों के रोने के तरीके में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है, वो होता है। ठीक, अब इसी के अंतर्गत ना आपको पढ़ना है बलबलाना। क्रंदन के बाद क्या आता है? बलबलाना। आप पढ़ते हैं इसको, है ना? बबलिंग, जिसमें वो अलग अलग ध्वनियां निकालता है, जिसमें ब्लंट का एक नियम आता है। ब्लंट, ब्लंट का नाम सुने? ठीक है, ब्लंट करके एक मनोवैज्ञानिक है, वो उन्होंने एक मत दिया है कि भाई बच्चे जो है वो सबसे पहले किन ध्वनियों को बोलना प्रारंभ करते हैं, इस संबंध में उनका मत मिलता है। इसी में आपको पढ़ना है वाइगोत्स्की का भी सिद्धांत, जो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है उनका, है ना? सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत उनका है, वो हमको इसी में देखना है। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ना क्या है? अर्थ निकालने की प्रक्रिया। देखो, अब मतलब ये कहना चाहता है कि भाई हमारे यहाँ जो 4 भाषाई कौशल है, सुबोपली, जिसको आप जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना? जिसमें ग्राही कौशल और अभिव्यंजनात्मक कौशल दोनों शामिल हैं। ग्राही कौशल में कौन आते हैं? सुनना और पढ़ना।
ठीक है, दूसरों की अभिव्यक्तियों को आप ग्रहण करते हैं, इसीलिए ग्राही है। और अभिव्यंजनात्मक में आते हैं कौन? बोलना और लिखना, ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो ग्राही कौशल और जो अभिव्यंजनात्मक कौशल है, बच्चों में इनका विकास कैसे किया जाए, बच्चों में कैसे बोलने की क्षमता विकसित की जाए, बोलने से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, ये हमको पढ़ना है। जिसमें आप पढ़ोगे डिस्लेक्सिया डिस्लेक्सिया पढ़ोगे, डिस्ग्राफिया पढ़ोगे, लिखने से संबंधित, है कि नहीं, डिसकैलकुलिया पढ़ोगे, मैथमेटिकल इशू है वो तो। ठीक है, तो अलग अलग भाग है जिसको आपको सुधारने के लिए या उससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद चारों जब भाषाई कौशल पढ़ लेंगे तो चारों भाषाई कौशल के बाद आपको पढ़ना है इनके अंतः संबंधों के बारे में। इनके बीच में इंटर रिलेशन होता है, एक भाषाई कौशल दूसरे से संबंधित होता है। और इसीलिए देखना, इसका एक एक बहुत सरल सा उदाहरण बता रहा हूं। जो बच्चे बचपन से बधिर होते हैं ना, वो मूक हो जाते हैं, होते हैं, यानी जो बच्चे बहरे होते हैं वो बोलना भी नहीं सीख पाते हैं। होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। क्यों होता है सर? ध्वनियां नहीं पड़ रही है ना सर कान में ध्वनियां नहीं पड़ रही हैं, तो बच्चे को समझ क्या आएंगी, चीजें नहीं आती, है ना। तो ये इंटर रिलेटिव है। जैसे आप जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा लिखोगे, है कि नहीं। और यही कारण है कि शिक्षक को, एक भाषा शिक्षक को खासकर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसका उच्चारण सही होना चाहिए, उसका उच्चारण सही है। ठीक है, उच्चारण अगर अलग हुआ तो ये मान करके चलो कि बच्चा भी उसी रूप में उसको ग्रहण करेगा, गलत रूप में। अगर आप इसको, क्या लिखा है ये, और ये क्या लिखा है, ऊर्ध्व लिखा है ना कि उधर्व लिखा है? ये पार्श्व तो नहीं लिखा है ना, पार्श्व लिखा है ना, कि पार्श्व लिखा है? पार्श्व लिखा है ना। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी होते हैं जिनको इनका उच्चारण क्लियर करना नहीं आता है। और चूंकि इनका उच्चारण वो गलत करते हैं तो सामने बैठा बच्चा भी उसका अनुकरण करता है। सिद्धांत है स्किनर का, सिद्धांत है ना स्किनर का कि भाई बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। बच्चा वो तो खुद बोलता है स्किनर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अपने को वर्णों के, शब्दों के उच्चारण को सही कैसे करना है वो हमको देखना है। इंटररिलेटिव होते हैं ये, क्योंकि आप बोलोगे सही तो लिखेगा भी सही बच्चा। ठीक है, हाँ। इसके बाद है मूल्यांकन। ध्यान रखना, आकलन और मूल्यांकन, ये दोनों टॉपिक हमको आगे जाकर के पढ़ने हैं। ठीक है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ते हैं आप, ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। सहायक शिक्षक में लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन वहां से आता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे केवल एक यूनिट जो है वो आपको पेडागोजी का दिख रहा होगा, लेकिन ये एक यूनिट में इसने सब कुछ शामिल कर दिया, लिख दिया है भाषाई कौशल, है ना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, खत्म। इतना बोल के उसने पूरे पेडागोजी को ही खत्म कर दिया हिंदी की। भाषा की पेडागोजी में और क्या, यही तो है। भाषा शिक्षण में आप यही चार चीजें तो पढ़ते हो ना, भाषाई कौशलों का विकास। ठीक है, तो जो चीजें आपको सहायक शिक्षक में, ये 9 यूनिट आपके सहायक शिक्षक में देखने को मिलते हैं। 6 यूनिट हैं व्याकरण के और 3 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे हिंदी शिक्षण के। ठीक, अब यदि मैं बात करूं कि ये जो शिक्षक का पद है, शिक्षक के पद में और सहायक शिक्षक में डिफरेंस कहां पर है सर? तो सहायक शिक्षक में तो एक तो ध्यान रखना, सहायक शिक्षक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा आपको शब्द शक्ति। वो कहाँ है? केवल शिक्षक पद हेतु भर्ती परीक्षा में। तो शब्द शक्ति जो है ये आपका अतिरिक्त टॉपिक है शिक्षक में, वर्ग 2 है, ये वर्ग 3 है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा विराम चिन्ह, जो कि सहायक शिक्षक में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, विराम चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक टॉपिक और है काल। काल आपको सहायक शिक्षक में नहीं मिलेगा, लेकिन शिक्षक में यहाँ का एक टॉपिक आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 8-7 अध्याय इसमें पेडागोजी के,
है ना। इसमें अलग, असल में विराम चिन्ह को अलग यूनिट बना दिया तो 8 यूनिट हो गए, 7 यूनिट हो गए ना। इसके व्याकरण के 6 यूनिट यही थे, एक विराम चिन्ह वाला यूनिट ऐड हो गया तो 7 हो गए। और एक यूनिट जो है ना, ये आपके केवल एक यूनिट जो है ये भाषाई कौशल में रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है जिसको हमने अभी चर्चा की है। ठीक है, आप चाहे तो व्यापम की वेबसाइट से पिछले शिक्षक भर्ती का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, व्यापम का सिलेबस व्यापम का जो वेबसाइट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है, जब तक पढ़ते रहोगे ना मैं कुछ कुछ बताता रहूंगा, वहां से जाकर के आप निकाल लिए रहना। जैसे पुराने पेपर आपको मिलेंगे वहां पे, है ना, और उस पेपर का मॉडल आंसर भी वहीं से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको, उसकी तैयारी करते रहिए, तैयारी करना पड़ेगा उसकी। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ही बोला हूं कि आपको तैयारी जो है जब आप कर रहे हो तो ये दो चीजें आपके पास इन हैंड होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलो। अब यदि हम बात करें हमारे सिलेबस की कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये तो सिलेबस है ऑफिशियल। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना आप, शिक्षक और सहायक शिक्षक में ना जितना बोलता है उससे ज्यादा स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, है कि नहीं? हमेशा से, हमेशा से सिलेबस में जितना लिखे रहेगा ना और उसको पढ़ के जितना महसूस होगा आपको, उससे एक कदम आगे जा करके आपको प्रश्न करता है। ठीक है, सिलेबस में कहीं पर भी हिंदी भाषा का विकास क्रम लिखा है, लेकिन विकास क्रम से क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश दिया हुआ क्वेश्चन, क्यों दिया है सर? वो सिलेबस में नहीं है। राजभाषा आयोग पूछता है ना, हिंदी राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, क्वेश्चन आता है, वो सिलेबस में नहीं है सर। नहीं है सिलेबस में, कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है सर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हिडन टॉपिक होते हैं, ध्यान रखना। हर सिलेबस में ना एक छोटा सा हिडन टॉपिक होता है। जैसे हिंदी के सिलेबस में कुछ हिडन टॉपिक हैं जिनको मैं आपको साथ में लेकर के चलूंगा। सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो होगा भाषा बोध का टॉपिक। भाषा बोध, भाषा बोध के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें पढ़ा जाता है भाषा क्या है, भाषा के गुण कौन कौन से होते हैं, और भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये पहला टॉपिक। ठीक है, दूसरा टॉपिक इसी में हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम, जिसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ते हैं सर? एक तो वो सीक्वेंस पढ़ते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, ये सीक्वेंस पढ़ते हो आप। ठीक है, इसके अलावा और भी उसमें तथ्य हैं जिससे मैं आपको अवगत कराऊंगा जब इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो किए गए हैं, है ना, भाषा के संबंध में। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ, हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं की है, भाषाओं से संबंधित अनुसूची है। वो जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल भाषाओं की संख्या, कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, कौन सी नहीं है, कौन कौन से मूल संविधान में थे, कौन से बाद में जोड़े गए हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसी के अंतर्गत समअप करते हुए चलेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे। जोड़ते हुए जब चलेंगे ना तो वो एक एक करके आपके दिमाग की परत जो है ना वो खुलती हुई जाएगी। ठीक है, अब जब भाषा बोध वाला टॉपिक, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब मैं शुरू करूंगा आपकी हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, और फिर वहां से वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो खत्म करने के बाद शब्द में आएंगे। शब्द पढ़ने के बाद देखो, शब्दों को बांटने के लिए भी 5 अलग अलग आधार हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, रूपांतरण के आधार पर अर्थ भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द भेद, और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो ये 5 प्रकार के जो आधार हैं,
इस पे हमको शब्दों को पढ़ना है और यहीं पर मैं आपका क्लियर करूंगा शब्द शक्ति। ठीक है, तो वर्णमाला, वर्णमाला के बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द। शब्द के बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे शब्द रचना। वैसे ये टॉपिक होना चाहिए था ऊपर, लेकिन आपको समझने में सहूलियत होगी, इसीलिए शब्द रचना वाले टॉपिक को बाद में पढ़ा जाएगा। शब्द रचना के अंतर्गत 4 टॉपिक हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो शब्द रचना होने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद, शब्द रचना कंप्लीट होने के बाद हम पहुंचेंगे वाक्य में। वाक्य हो जाएगा तो वाक्य के अंतर्गत क्या पढ़ना है सर? वाक्य के अंतर्गत हमको पढ़ना है वाक्य के भेद, वाक्य के आवश्यक तत्व, वाक्य के अंग, उद्देश्य विधेय। आया था ना अभी, उद्देश्य और विधेय यार, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जब सेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे और आगे मिलेंगे आपको व्याकरणिक अशुद्धियां। सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन हर साल यहां से क्वेश्चन आएगा। सिलेबस में कहीं पर भी दिखा आपको? कहीं नहीं था, लेकिन इस बार पूछा है कि नहीं शब्द शुद्धि, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है, दिया है ना। मैं बोला ना, हर पेपर में, हर सिलेबस में एक आध हिडन टॉपिक जरूर होता है। ठीक है, वो हिडन टॉपिक को हमको सामने ला करके पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो वाक्य के बाद आपको पढ़ना है व्याकरणिक अशुद्धियां। और व्याकरणिक अशुद्धियों के अंतर्गत शब्द की अशुद्धि अलग और वाक्य की अशुद्धि अलग। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है शब्द रूप। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, शब्द रूप हमको ना यहाँ पढ़ना था। ठीक है, शब्द रूप, शब्द रूप के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है 3 चीज। क्या क्या? लिंग, वचन और कारक। ये 3 चीजें जो हैं ये शब्द रूप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, व्याकरणिक अशुद्धियां कंप्लीट होंगी, फिर मैं आपको लेकर के चलूंगा हिंदी के पेडागोजी की तरफ। ठीक है, ये हमारे पढ़ने का एक सीक्वेंस होने वाला है। ठीक है, जितना हो सके मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इतने इस स्तर पर ला करके समझा दूं कि एग्जाम हॉल में आप कभी कंफ्यूज हो ही मत। ठीक है, ओके। लेकिन एक चीज आप भी ध्यान रखना, जहां पर मैं बोलूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, किताब पकड़ना और चुपचाप प्रैक्टिस चालू कर देना आप। ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जहां पे हमको पढ़ने के लिए, मतलब क्लास में वो पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं आपको बता दूंगा पर्यायवाची पढ़ना कैसा है, मैं बता दूंगा विलोम पढ़ते कैसे हैं, मैं बता दूंगा अनेक शब्दों के लिए एक पढ़ते कैसे हैं, लेकिन क्लास में 1000 शब्दों को सॉल्व कराना ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, इसीलिए कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और वहां से बीच बीच में टेस्ट भी लेता रहूंगा, जिससे आपकी रेगुलरिटी भी बनी रहे। और दूसरी चीज, रेगुलरिटी बनी रहे और इसके साथ साथ आप उन शब्दों से परिचित भी होते रहें, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे। ठीक है, और ये मत लगे कि फलाना टॉपिक छूट गया है, नहीं, सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो इस व्याकरणिक अशुद्धियों वाले सेक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? हिंदी भाषा शिक्षण। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पढ़ने का एक सीक्वेंस होगा। तो पहला हेडिंग डाल लो इसमें, भाषा बोध। पहला हेडिंग भाषा बोध। क्या है भाषा? बताइए क्या है? विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, हाँ सर, क्या है भाषा? बताइए बताइए। अरे शर्मा रहे हो आप, हाँ आप, माध्यम है, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है ना भाषा। भाषा की ये जो परिभाषा है जो आपने दी है, आपको लग रहा होगा कि ये नई परिभाषा है। ये परिभाषा 2500 साल पुरानी है। कितनी? 2500 साल।
ये परिभाषा सबसे पहले दी गई थी आचार्य पतंजलि के द्वारा। नाम सुना है? आचार्य पतंजलि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था महाभाष्य। सुना है नाम इस पुस्तक का? ये जो महाभाष्य पुस्तक है असल में पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक टीका थी, है ना। आचार्य पाणिनि का भी नाम सुना होगा आपने, है ना। आचार्य पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों में ये जो पुस्तिका है, ये जो पुस्तक है, ये जो व्याकरण ग्रंथ है, ये बटा हुआ था, 8 भागों में बटा हुआ था। और ये जो 8 भाग हैं, ये पूरी दुनिया में पहली बार किसी भाषा के व्याकरण के रूप में लिखे गए थे। यानी आप ये कह सकते हो कि पूरी दुनिया में जब लोग शब्दों से परिचित हो रहे थे, तब हम व्याकरण के नियम लिख रहे थे। हम व्याकरण के नियम लिख रहे थे तब 2500 साल पहले। ठीक है। तो भाषाई विकास जो है हमारे यहाँ बहुत पहले से है। भाषाओं पर शोध करने का काम ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और इसी के अंतर्गत आचार्य पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी में बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं। पाणिनीय सूत्र बोला जाता है जिनको, बहुत सारे सूत्र हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स जिनको हम कहते हैं। लेकिन हर ट्रिक को समझ पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकता ना सर। जैसे मान लो लिखा हुआ है अच्छ, क्या मतलब हुआ इसका? आ से च तक। यस, ठीक है, आ से च तक इसका मतलब हुआ। अब मेरे ख्याल से सब कोई नहीं जानते ये तरीका पढ़ने का, है कि नहीं। अच का मतलब यहां पर क्या है? अ वर्ण से लेकर के च वर्ण तक के जितने वर्ण बीच में आते हैं उसको लिख दिया गया अच। तो कोडिफाई बहुत ज्यादा किया गया है यहाँ पर ध्वनियों को। इसीलिए आचार्य पतंजलि जो हैं, इन्होंने क्या किया, इस पाणिनि सूत्र को आधार बना करके, इस पाणिनि सूत्र को आधार बना करके पुस्तक की रचना करना प्रारंभ किया। और ये पुस्तक इन्होंने कौन सी लिखी? महाभाष्य। ठीक है। आधार किसको बनाया? अष्टाध्यायी को। इसीलिए कहा गया कि ये जो अष्टाध्यायी है ये पूरे विश्व में व्याकरण की पहली पुस्तक है। पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं कि भारत की बात हो रही ना, पूरी दुनिया में व्याकरण की पहली पुस्तक कोई बनी तो वो कौन सी बनी? अष्टाध्यायी बनी। और इसी अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी पर टीका लिखने का काम किया आचार्य पतंजलि ने। ये जो आचार्य पतंजलि जिन्होंने पुस्तक लिखी कौन सी? महाभाष्य। इसी महाभाष्य में परिभाषित किया गया है भाषा को। और भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि लिखते हैं भाषम व्यक्तायाम वाची, भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते, भावम मनेन उपजन्ते। बहुत आसान सी परिभाषा है, आसान सी परिभाषा है ना। आपने जो अभी कहा ना कि भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, ये परिभाषा तब की है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो मन में उपजने वाले भावों को बोलकर अभिव्यक्त करती है। वाच मतलब बोलना। ठीक है। वाक धातु से बना हुआ है ये, वाक धातु से। अच्छा, वाक धातु से बना हुआ है, वाक बोलना। ठीक है। इसी के लिए ना एक और धातु प्रयुक्त होता है, भाष, भाष धातु। इसका अर्थ भी क्या होता है? बोलना। भाष का अर्थ भी क्या होता है? बोलना। वाक और भाष दोनों, दोनों का अर्थ होता है बोलना। ठीक है। लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। वाक यानी मुंह से ध्वनियां निकालना, कुछ भी, और ये वाक है। लेकिन जब मैं किसी भाव को दूसरे तक संप्रेषित कर रहा हूं तो ये भाष है। ठीक है। तो वाक ध्वनि मूलक है जबकि भाषा विचार मूलक है, ये ध्यान रखना। ठीक है। वाक जो है ये ध्वनि मूलक है। आप मुंह से कुछ भी, पशु पक्षी भी तो ध्वनियां निकालते हैं यार। तो क्या ये बोलोगे क्या कि वो आपसे बात कर रहा है? नहीं सर, बात नहीं कर रहा, वो चहचहा रहा है।
कोयल गा रही है क्या? नहीं सर, कूक रही है, कूकना उसका आवाज है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। चलो, तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो हुई है संस्कृत के भाष धातु से, और भाष का मतलब होता है बोलना। कैसे बोलना? अर्थ सहित बोलना, है ना? केवल वाक नहीं है, बोलना वाक नहीं है, वाक है सॉरी, बोलना है भाष, यानी अर्थ सहित बोलना। जब आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो उस हेतु आपको एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और ये जो माध्यम है वो बनती है कौन? भाषा। तो भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन में उपजने वाले भावों को बोलकर अभिव्यक्त करे। ये परिभाषा मिलती है हमको आचार्य पतंजलि की पुस्तक अष्टाध्यायी में। ठीक है, समझ आई भाषा है क्या? हाँ, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो किताबों के नाम याद रख लो, दूसरा ये धातु याद रखो, ये क्वेश्चन आता है। षटकोण के श में बाकायदा हलंत लगा होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भास भी लिखा रहता है, षटकोण का श पूरा वाला, लेकिन वो धातु नहीं है। धातु कौन है? भाष। ठीक है, बढ़े आगे। अब यदि हम बात करें कि भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, भाषा के गुण, भाषा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं सर? ऐसे गुण जो सभी भाषाओं में कॉमन हो। कौन कौन से गुण होते हैं? पहला गुण, पहला गुण, भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है, यानी पहला जो गुण है वो है भाषा की परिवर्तनशीलता का। ठीक है, परिवर्तनशीलता जो है ये पहला गुण होता है भाषा का। ठीक है, परिवर्तनशीलता। कोई भी भाषा हो दुनिया की, वो कभी भी स्थायी स्वरूप में हो ही नहीं सकती। हर भाषा अपना रूप धीरे धीरे करके बदलती है। इस परिवर्तनशीलता के बहुत सारे कारण भाषा शास्त्रियों ने बताए हैं, जिसमें से 3 कारण को सर्वमान्यता प्राप्त है। 3 कारण। पहला कारण होता है भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव। जैसे आप भी हिंदी बोल रहे हैं, है ना? बंगाल वाले भी हिंदी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र वाले भी हिंदी बोल रहे हैं, गुजरात वाले भी बोल रहे हैं, दिल्ली वाले भी हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन क्या सबकी हिंदी समान है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ क्षेत्रीयता का भाव उसमें दिखता है हमको, है कि नहीं? और चूंकि क्षेत्रीयता के कारण बोलने का तरीका बदल गया, भावों को संप्रेषित करने का तरीका बदल गया, इसलिए भाषा क्या हो गई सर? परिवर्तनशील हो गई, बदल गया स्वरूप भाषा का। तो पहला कारण होता है क्षेत्रीयता, ध्यान रखना। भाषा के परिवर्तनशीलता का जो पहला कारण है ये है क्षेत्रीयता। और ये चीज जो आपको अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये एग्जाम में भले काम ना आए, मतलब अभी डायरेक्टली काम ना आए, लेकिन जब आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे हिंदी की, भाषा शिक्षण के, उस समय आपकी समझ विकसित करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ये बहुत भूमिका निभाएगा, देखना। ठीक है, जब हमको पता ही नहीं रहेगा कि हमको सिखाना क्या है, तो हम क्या सिखा पाएंगे, है कि नहीं? अरे जब हमको पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा? एनर्जी आएगा कि सो जाएंगे? है नहीं, पता होना चाहिए गुण के बारे में। ठीक, चलो, तो भाषा का पहला गुण परिवर्तनशीलता। दुनिया की कोई भी भाषा हो, वो परिवर्तनशील होती है, वो कभी भी स्थायी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, दूसरा, भाषा पर समय का प्रभाव। क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है, साथ ही प्रभाव पड़ता है किसका? समय का। और समय का जो प्रभाव होता है ना सर, वो इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारी मानवीय प्रवृत्ति में वो चीजें शामिल हैं। हमारी मानवीय प्रवृत्ति ये कहती है कि हम कठिन शब्दों का उच्चारण ना करें, हम कठिन शब्दों को सरल करके अपने तरीके से उच्चारित करना चाहते हैं, करते हैं। और यही कारण तो है सर कि करपट शब्द कपड़ा बन जाता है। करपट शब्द क्या बन जाता है? कपड़ा बन जाता है। संस्कृत में था, नारिकेल शब्द था, बोलना कठिन लगा, हमने नारियल बना दिया। कदली बोलना कठिन लगा, केला बना दिया।
हस्ती बोलना कठिन था, हाथी बना दिया। बना दिया शब्द। घटिका बोलना कठिन था, घड़ी बना दिया। घटिका बोलना कठिन था, घड़ी बना दिए शब्द। स्तंभ बोलना कठिन था, खंभा बना दिया। है कि नहीं? क्यों ऐसा सर? क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी शब्द जो है वो सरल तरीके से उच्चारित हो। हम कठिन शब्दों का उच्चारण नहीं चाहते हैं। और इसीलिए देखना, गांव वगैरह जाओगे ना तो वहां पर क्रिकेट नहीं बोलेंगे, क्रिकेट हो जाता है वो। क्यों सर? क्रिकेट बोलना कठिन है, क्रिकेट बोलना आसान है हमारी भाषा में, इसीलिए क्रिकेट ना बोल करके हम क्रिकेट बोल देते हैं। बोलने में सहजता है। और भाषा क्या है? भावों का संप्रेषण होना चाहिए, बात खत्म। है कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो समय का प्रभाव पड़ता है भाषा पर, और इसके पीछे होती है हमारी मानवीय प्रवृत्ति। और ये जो भाव आपको दिख रहा है, ये जो कारण दिख रहा है आपको, समय, यही होता है भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दों के कॉन्सेप्ट के जन्म होने का। ठीक है? भाषा में तत्सम तद्भव का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा सर? जब कठिन शब्दों को सरल रूप में उच्चारित किया जाएगा। अग्नि, आग तब बनेगा ना जब अग्नि बोलना कठिन लगने लगेगा। है कि नहीं? हाँ, ये कारण है। ठीक। तीसरा कारण जिसको मान्यता प्राप्त है वो है सांस्कृतिक संक्रमण। सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव। सांस्कृतिक संक्रमण का मतलब होता है कल्चरल एक्सचेंज। दो संस्कृतियों के आपस में मिलने की अवस्था को कहा जाता है सांस्कृतिक संक्रमण की अवस्था। और जब भी दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, एक भाषा के शब्द निकल करके दूसरी भाषा के शब्दों में, और दूसरी भाषा के शब्द निकलकर पहली भाषा के शब्दों में शामिल हो ही जाते हैं। और यही कारण होता है कि आज देख लो, इसका एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूं। आज देख लो, हमारी भाषा में जितने हम हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उतने ही अंग्रेजी, उतने ही अरबी, फारसी, उर्दू, इन सारी भाषाओं के शब्दों का भी हम वैसे ही प्रयोग करते हैं। और हमको पता भी नहीं चलता है कि ये उर्दू का है कि अरबी का है कि अंग्रेजी का शब्द है। होता है ये, है कि नहीं? विदेशज शब्दों के आगमन का सबसे बड़ा कारण सांस्कृतिक संक्रमण है। ठीक है? तो भारत में हमारी भाषा में यदि आप किसी दूसरी भाषा का प्रभाव देखेंगे, दूसरी भाषा से मान लो हमारी भाषा प्रभावित हो गई, तो सर इसका स्वरूप समान रहा क्या? स्वरूप समान रहा क्या? बदल गया ना स्वरूप तो। हाँ, यानी उसका स्वरूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। और परिवर्तित हो गया मतलब वो भाषा की परिवर्तनशीलता है। तो ये तीन प्रमुख कारण भाषा शास्त्रियों के द्वारा बताए जाते हैं कि भाषा अपना रूप बदलती कैसे है। तो एक तो प्रभाव हमको दिखता है क्षेत्रीयता का। बहुभाषिकता आएगा टॉपिक में। बहुभाषिकता आएगा ना, आपके सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन बहुभाषिकता से क्वेश्चन आते हैं, देखा होगा आपने। तो बहुभाषिकता में इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है। आता है क्वेश्चन कि एक शिक्षिका है या शिक्षक है, वो श को स बोलता है, इसके पीछे का कारण क्या है? मातृभाषा का प्रभाव। पढ़ते हो ना, सब सॉल्व किए होगे इसको अनसॉल्व्ड में। क्यों पड़ता है सर? भाषा का गुण होता है वो। ठीक है? क्योंकि हर भाषा अपने क्षेत्रीय भाषा और बोली से प्रभावित होती है। ठीक है? जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी को देख लो ना, छत्तीसगढ़ी को आप रायगढ़ साइड में जाकर के देखो, अलग तरीके से बोली जाती है। हमारे रायपुर में जाओ, अलग तरीके से बोली जाएगी। आपके बिलासपुर में आते हैं, अलग तरीके से बोली जाती है नहीं? हाँ। तो भाषा जो है ये अपना रूप बदलती रहती है, किसके कारण? क्षेत्रीयता के कारण। जैसे आपके यहाँ एक बेसिक शब्द बताऊं, आबो जाबो खाबो, हमारे यहाँ बोला जाता है। आपके यहाँ आहा जहां खाहा चलता है ना, इधर नहीं बोलते। है वही भाव, वही है, बस बोलने का तरीका बदल गया। ये भाषा पर किसका प्रभाव है सर? क्षेत्रीयता का। ठीक है? चलो, दूसरा गुण ये कि प्रत्येक भाषा यादृच्छिक होती है। दूसरा गुण होता है भाषा में यादृच्छिकता का। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है रैंडमनेस। ठीक है? रैंडमली नाम रखते हैं आप। देखो असल में ये रैंडमनेस होता कहां पे है?
रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब अचानक नहीं होता, बिना सोचे समझे होता है, अनप्लान्ड। ठीक है, बिना किसी विचार के। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, इस कुर्सी को कुर्सी ही क्यों बोलते हैं, मेज क्यों नहीं बोलते? नहीं तो ये नियम किसने बनाया? हमने बनाया ना, क्यों बनाया? कोई कारण? मेज सुनने में ही थोड़ा भारी लगता है, ऐसा कुछ है? नहीं। अच्छा, कुत्ते को कुत्ता ही क्यों बोलते हैं, बिल्ली क्यों नहीं बोलते? अरे तो भौंकना से कुत्ता शब्द और भौंकना शब्द का संबंध ही क्या है? हम्म? भौंकना से भुकारू नाम रख देते, कुत्ता क्यों बोले? हाँ, दहाड़ना से दहाड़ू नाम रख देते, शेर क्यों बोले? हाँ, और उसकी आवाज को भौंकना ही क्यों बोला गया, मिमियाना क्यों नहीं बोला गया? कोई कारण है? कोई कारण दिख रहा है? किसी भी वस्तु के नामकरण के पीछे तर्कों का अभाव होना, ये है भाषा की यादृच्छिकता। ठीक है, कुर्सी को क्यों कुर्सी बोला गया, कोई रीजन नहीं। कुत्ते को क्यों कुत्ता बोला गया, कोई रीजन नहीं। ठीक है, हाँ, बिल्ली को क्यों बिल्ली बोलते हैं, कोई कारण नहीं है। नक्शा को नक्शा ही क्यों बोले, कोई कारण नहीं। हवा को हवा ही क्यों बोलते हैं, आग क्यों नहीं बोलते, कोई कारण नहीं है। आग को आग ही क्यों बोला गया, पानी क्यों नहीं बोला गया, कोई कारण नहीं है। जंगल को जंगल ही क्यों बोलते हैं, रेगिस्तान क्यों नहीं बोलते, कोई कारण नहीं। कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो किसी वस्तु के नामकरण के पीछे तर्कों का अभाव होना, आप लॉजिकल वहां पर नाम नहीं रख रहे हो। लॉजिकल नाम कैसे रखाया जाएगा सर, जैसे जल में पैदा हुआ इसीलिए जलज है, ये लॉजिकल है। ये लॉजिकल है, समझ आ रहा है लॉजिक? कीचड़ में पैदा हुआ तो पंकज नाम है, ठीक है सर, नाम रख दिया, है ना? लेकिन कमल नाम क्यों? कमल क्यों? कमल क्यों कहा गया उसको? कोई रीजन? कोई रीजन नहीं है क्या कोई रीजन? नहीं है सर। तो वस्तुओं के नाम के पीछे तर्कों का अभाव होना, ये होती है भाषा में यादृच्छिकता। और दुनिया की हर भाषा में ये गुण होगा, हर भाषा में। कैट को कैट क्यों बोलते हैं, रैट को रैट क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं है ना, कोई रीजन नहीं है सर। नामकरण के पीछे तर्कों का अभाव होना, इसको कहा जाता है भाषा की यादृच्छिकता। ठीक है, तीसरा गुण भाषा में, भाषा का तीसरा गुण, भाषा सदैव कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। कठिनता से सरलता की ओर। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जो पहले सरल हुई हो बाद में कठिन हो जाए ना। हर भाषा प्रारंभिक रूप में कठिन होती है और धीरे धीरे करके उसका स्वरूप सरल होता जाता है। ठीक है, क्योंकि हम बोलने में उतने सहज होते जाते हैं ना उन शब्दों को। अब हम हमको यदि संस्कृत में संवाद करने कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असहज हो जाएंगे हम। अगर हमारी आदत में नहीं है, जो बोलते हैं वो बोलते हैं, लेकिन जिनकी आदत में नहीं है, उनको अगर बोलने बोला जाए तो फिर कहीं ना कहीं ये असहजता का कारण बनेगा, है कि नहीं? हाँ, तो दुनिया की कोई भी भाषा हो वो प्रारंभिक स्वरूप में कठिन रहती है, धीरे धीरे करके वो उच्चारण में सरल होती जाती है। ठीक, अगला, प्रत्येक भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होते हैं। हर भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होते हैं, जिनको आप बोलते हो क्या, लिपि। जिनको आप क्या बोलते हो, लिपि। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो ये है भाषा के गुण। चलो, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम लोग भाषा के प्रकार, है ना? और अगली चीज हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये शुरू कर देंगे टॉपिक। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल। कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट? क्लियर है सब? ठीक है, पढ़िएगा, डाउट आएगा तो बताइएगा। ठीक है।